हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, पहले जो क्लास में मैंने लिया है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स का, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग से कि डेटाबेस क्या है, फिर एडवांटेजेस, फिर आपको मैंने बताया था डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, जिसमें आप लोगों ने देखा था इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और व्यू लेवल के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम उसके आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स डेटा इंडिपेंडेंस। जी, टॉपिक जैसे आप देख रहे हैं उसी को हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं, बट पहले एक बार मैं यहाँ पर इसको आपके लिए थोड़ा सा पढ़ भी दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ। कहते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम डेफिनेशन एट वन लेवल without affecting the scheme definition at the next higher level। जी, अब यहां पर एक टर्म आता है क्या, स्कीम डेफिनेशन। तो आपको यहां पर पैनिक नहीं होना है। स्कीम का मतलब है एक तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब अगर एक लेवल में किसी भी एक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाए तो उसके जस्ट ऊपर का लेवल में उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब कौन सा लेवल, तो मैं तुरंत अभी आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में बनाया था। नीचे फिजिकल लेवल, फिर कॉन्सेप्चुअल, उसके ऊपर व्यू लेवल। हम डायग्रामेटिकली उसको भी समझेंगे, ठीक है। अब कहते हैं टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। तो हमारे पास दो तरह का टाइप है स्टूडेंट्स। पहला है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरा है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, तो कहते हैं कि इट रिफर्स, लिखा गया है, इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम डेफिनेशन एट द फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द कॉन्सेप्चुअल लेवल। मतलब अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, इफ एनी चेंजेस आर मेड इन द फिजिकल लेवल, देन इट विल नॉट रिफ्लेक्ट टू द कॉन्सेप्चुअल लेवल। मतलब अगर हम फिजिकल लेवल में कुछ बदलाव करते हैं, फिजिकल लेवल आपको याद होगा कि ये मेमोरी से रखता है रिलेशन, मैंने कहा था फिजिकल डिवाइस से रखता है रिलेशन। अगर हम कुछ बदलाव करते हैं सिस्टम में फिजिकल लेवल पे, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इसका कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारे पास सपोज, अगर हमारे पास एक मेमोरी जो हार्ड डिस्क है अवेलेबल, डिस्क ड्राइव्स को कहते हैं, अगर वो डिस्क हार्ड डिस्क मेरे पास अभी अगर 1 टेराबाइट का है, जरूरत पड़ने पर अगर हम 2 टेराबाइट का हम लगा दें तो उसके ऊपर लेवल पे, मतलब प्रोग्रामिंग पर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप मेमोरी कोई भी चेंजेस करते हो। वैसे ही लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये क्या है कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम डेफिनेशन एट लॉजिकल लेवल विदाउट कॉजिंग एनी चेंजेस एट व्यू लेवल। दोनों डेफिनेशन एकदम बिल्कुल सिमिलर है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे मैं जो लिखा भी है कि अगर आप मॉडिफाई करते हैं स्कीम डेफिनेशन एट फिजिकल लेवल तो कॉन्सेप्चुअल पे अफेक्ट नहीं करता। वैसे यहाँ पर अगर आप कुछ चेंजेस करते हो कहाँ पर, तो लॉजिकल लेवल पर, तो कोई चेंजेस नहीं करता कहाँ पर, एक्सटर्नल लेवल। तो अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं, एकदम शॉर्ट डायग्राम में लेने वाला हूं तुरंत आपके सामने, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं। चलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर था हमारा यूजर, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, एक्सटर्नल लेवल, फिर था कॉन्सेप्चुअल लेवल और था फिजिकल लेवल। ओके, नाउ तो अभी जो मैंने लिखा था लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, तो पहले क्या था फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस।
इस लेवल पे कोई भी चेंजेस करते हैं, मैंने कहा था ना यहाँ पर कि डिस्क रहता है, हार्ड डिस्क या कोई भी डिस्क स्टोरेज करने के लिए, अगर हम डिस्क को चेंज करें, मेमोरी का साइज घटाएं या बढ़ाएं, अगर इस लेवल पे कुछ चेंज किया जाता है तो इस लेवल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस लेवल पे कुछ चेंज करेंगे तो इस लेवल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा। इसे हम कहेंगे क्या? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद लॉजिकल है, अब कहते हैं कि अगर इस लेवल पे कुछ चेंज करेंगे हम, कोई भी चेंज, कोई मॉडिफिकेशन अगर यहां पर किया जाएगा तो एक्सटर्नल लेवल पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? भाई एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं एटीएम का। अब आप एटीएम पे चले गए, आपके पास एप्लीकेशन खुला हुआ है, आप वहां पर एप्लीकेशन खोले, आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, कुछ दिन के बाद फिर गए और ये लगातार जाते रहते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन से मतलब लगा हुआ था। लेकिन अगर नंबर ऑफ यूजर बढ़ गया हो तो लगा होगा कि एटीएम प्रोसेसिंग में उसका मेमोरी साइज बढ़ाना चाहिए। अब एटीएम मशीन के अंदर या उसका डेटाबेस जहां सेंट्रल स्टोरेज होगा, वो वहां पर जहां स्टोर किया गया होगा, वो नंबर ऑफ यूजर बढ़ने के कारण यहाँ बड़े बड़े डिस्क लगा दिए गए होंगे। बड़े बड़े का मतलब है बड़े साइज के डिस्क लगा दिए गए होंगे। लेकिन क्या आपको एटीएम में पता चला कि वहां डिस्क चेंज हुआ था? नहीं। मतलब ये कि अगर फिजिकल लेवल पे कोई चेंज किया गया तो कंसेप्चुअल पे फर्क नहीं पड़ा। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन से मतलब है, आपको इन दोनों से मतलब ही नहीं। वैसे ही आप एटीएम गए, आपको सब कुछ वही दिख रहा है, इंटरफेस वही है आपके सामने, लेकिन जो एटीएम का जो प्रोसेस था या यूं कहा जाए कि एटीएम का जो सॉफ्टवेयर था, उसे पहले डिजाइन किया गया था किस पर? जावा पर किया गया था। लेकिन किसी कारणवश जावा से हमारा रिलेशन खराब हो गया और हमने कहा कि नहीं भाई, अब आप मुझे प्रोग्राम बना करके दो पाइथन पे, तो वो प्रोग्राम पाइथन पर बन गया। लेकिन यूजर को पता चला कि वो जो मैं प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ वो जावा पर बना है कि पाइथन पर बना हुआ है? नहीं। अब उससे मतलब है एप्लीकेशन लेवल से। इसका मतलब स्टूडेंट, अगर हम फिजिकल लेवल पे कुछ चेंज किया हमने तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, और यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन परफॉर्म किया तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं हुआ, और इसे ही कहते हैं हम लोग क्या? डेटा इंडिपेंडेंस। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड क्या? डिफरेंट डेटा मॉडल्स। तो डिफरेंट डेटा मॉडल्स के बारे में आपको बता दूं। डेटा मॉडल्स हमारे पास तीन तरह के हैं। एक है रिलेशनल डेटा मॉडल, ओके, दूसरा है नेटवर्क डेटा मॉडल और हायरार्किकल डेटा मॉडल। डेटा मॉडल को हम कह सकते हैं कि जो डेटाबेस हमारा जो होगा उसका स्टोरेज किस तरीके से किया गया है, उसे डेटा मॉडल से हम यहाँ पर दिखलाएंगे। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या है? कहता है कि इन दिस मॉडल डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन रिलेशन। मैं आगे क्लासेस में आपको बताने वाला हूँ कि रिलेशन क्या होगा, लेकिन आपको इन शॉर्ट बता दूं कि रिलेशन हम कहते हैं एक टेबल। क्या कहते हैं? एक टेबल। जैसे हमारे पास रोल है, नेम है, ग्रेड है, और इस टेबल का नाम है मेरा स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल जो है, इसे आप टेबल कह रहे हैं यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट यहाँ पर? टेबल। और यही मेरा कहलाएगा रिलेशन। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है एक रिलेशन में होता है, मतलब रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है, तो इसे हम कहते हैं रोज, और इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। जो आगे क्लास में देखने वाले हैं कि टपल्स और एट्रीब्यूट्स में बटेगा। नेक्स्ट है मेरा नेटवर्क डेटा मॉडल। अब टेबल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा मैक्सिमम इस टॉपिक के अंतर्गत, क्योंकि डेटाबेस के बारे में जब भी बात करूंगा तो हमारे पास एक रिलेशन आ ही जाएगा। तो नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या है कि इन दिस डेटा मॉडल डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। इस मॉडल में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स में, एंड द रिलेशनशिप अमंग द डेटा रिप्रेजेंटेड बाय लिंक्स। जी हां, लिंक्स। अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज एक बैंक, मैंने एग्जांपल लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आज मैं उसी का एग्जांपल फिर से ले रहा हूं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जरूरत पड़ने पर एक कस्टमर एक से अधिक ब्रांच में जाता है और अपना ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर मैं एक सिटी ए में रह रहा हूं, अब मेरा सिटी बदल गया बी, लेकिन सिटी ए में अगर मेरा अकाउंट था और मैं जब सिटी बी में चला गया तो मैं सिटी बी से भी उस अकाउंट पे सारा कुछ परफॉर्म कर सकता हूं जो सिटी ए में कर रहा था। तो कैसे? तो दोनों सिटी के जो ब्रांच है आपस में लिंक होंगे, मतलब जहां पर कस्टमर का डिटेल रखा गया होगा वो एक टेबल में रखा गया होगा और वो टेबल बहुत सारे डेटाबेस में स्टोर किया गया होगा और वो आपस में क्या है, लिंक्ड है। तो ये तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि इस मॉडल में क्या रहता है कि डेटा हमेशा यहां वहां रहता है और वो लिंक से जुड़ा रहता है। मतलब इन दिस मॉडल डेटा रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड में एंड द रिलेशनशिप अमंग द डेटा रिप्रेजेंटेड बाय लिंक्स, और उनका रिलेशनशिप जो होता है वो लिंक से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जो कि हम अगर मौका मिले तो आगे डिस्कस किया जाएगा, ये आगे लेवल की बातें हैं, ठीक है। और आपको है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, ये आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ना भी हो सकता है, हायर क्लासेस में अगर आप आगे क्लास करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल, जी हाँ, हायरार्की। अब एक आपके माइंड में स्ट्राइक किया जाएगा सर हायरार्की क्या है, तो आपको पहले कर दूं क्लियर एग्जांपल के साथ में। इसके पहले हमारे ग्रैंडफादर, अब हमारे ग्रैंडफादर के 2 बेटे हैं, हमारे पापा और हमारे अंकल, मतलब फादर एंड अंकल। तो ग्रैंडफादर के 2 चाइल्ड, अब दोनों के चाइल्ड जो हैं उनके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जिसको आप कहते हैं ना वंशावली, एग्जैक्टली उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस मॉडल में क्या होता है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि दिस मॉडल इज वेरी सिमिलर टू नेटवर्क मॉडल। ये नेटवर्क मॉडल की तरह ही है, क्योंकि यहाँ हमारा डेटा तो रहेगा ही रहेगा, बट इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ट्रीज। ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट स्टूडेंट ट्रीज, और बहुत बेहतरीन पार्ट है जो कि आप हायर क्लास में पढ़ने का आप लोगों को मौका मिलेगा। तो कैसे होगा सर? तो इसको आप डेटाबेस के अंदर में आप पढ़ेंगे जब एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा आप लोग के सामने, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आपको बता दूं कि अगर एक टेबल यहाँ पर है तो इससे बहुत सारा टेबल रिलेटेड हो सकता है इस तरीके से। ऐसा भी हो सकता है कि इस टेबल से और आगे टेबल फर्दर डिराइव हो। तो ये मेरा पेरेंट है, इसका चाइल्ड है। अगर ये भी इसका पेरेंट है तो ये दोनों चाइल्ड है, लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आ गया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आ गया यहाँ पर। तो ये मॉडल इसी को डिस्क्राइब करता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखें, और अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करें। स्टूडेंट, आज की वीडियो में